नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भूगोल का आखिरी टॉपिक कवर करेंगे, जो है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। और इसी के साथ आपका 5 नंबर का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफिक चेंज एंड माइग्रेशन। तो ये जनसंख्या का परिवर्तन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें हम लोग या महाद्वीप के लेवल में या बड़े कंट्री के लेवल में देखते हैं कि जनसंख्या का परिवर्तन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट कर रहे हैं। और माइग्रेशन जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे लोगों को डिनोट करता है कि माइग्रेशन हो रहा है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब यदि किसी जगह से जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे दूसरी जगह से आने वाले लोगों की संख्या कम है तो ये नेगेटिव माइग्रेशन हो जाएगा। मतलब ज़्यादा रहे आ कम रहे हैं। और यदि बाहर से आने वाले ज़्यादा हैं और यहाँ से जाने वाले कम हैं तो इसको पॉजिटिव माइग्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जनसांख्यिकीय परिवर्तन है ना, उसको देखेंगे कि 3 पॉइंट के आधार पे मतलब इसको समझा जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट और जो माइग्रेशन है, इसके कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको जनसांख्यिकीय परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये थ्योरी 4 मेन अवस्थाओं को डिनोट करती है कि जो जनसंख्या का परिवर्तन है वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है और इनको जननांकीय चक्र या डेमोग्राफिक ग्राफ साइकिल कहते हैं। तो हम लोग पहली स्टेज देखते हैं। तो जो पहली स्टेज है वो अविकसित देशों में देखी जाती है। तो जो अविकसित देश हैं तो इसका सबसे एग्जाम्पल है अफ्रीका महाद्वीप जो है। तो वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होती है, जो बच्चों की जन्म दर है वो ज़्यादा होती है और जो मृत्यु दर है वो भी ज़्यादा होती है। जन्म दर किस लिए ज़्यादा होती है? क्योंकि लोगों को मतलब जो शैक्षिक स्तर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है और जो साधन है जनसंख्या नियंत्रण के वो उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं ईजिली। जो दूसरा है सामाजिक कुछ दशाएं भी हैं जिस वजह से जनसंख्या बढ़ती है, मतलब जो जन्म दर है वो ज़्यादा है। और मृत्यु दर ज़्यादा होने का कारण है कि वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही ना होने के कारण वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी अल्प एज में मृत्यु हो जाती है। और जो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो भी वहाँ पे कम होती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम होता है। आप यदि देखिए कि जो भारत की जनसंख्या है ना वो आज़ादी के टाइम पर या उसके कुछ समय बाद तक उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी ग्रोथ अभी हाल के कुछ दशकों में पाई गई है। इसका कारण ये है कि भारत में जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ तो वैसे वैसे जो डेथ रेट थी वो कम हुई, लेकिन जन्म दर में उतना खास परिवर्तन नहीं आया। इस वजह से जो यहाँ की जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। तो हम लोग तो अभी डेवलपिंग में सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। जो दूसरी अवस्था होती है वो विकासशील देशों मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखी जाती है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर तो कम हो जाती है लेकिन जो जन्म दर है उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होता, तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी। जो तीसरी अवस्था है वो विकसित देशों मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखी जाती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का फिनोमेना क्या होता है कि वहाँ पे मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर भी काफ़ी कम होती है। बहुत सारी इसके कारण हैं। मृत्यु दर कम होने के कारण है कि जो हाईली लेटेस्ट फैसिलिटी जो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहती हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे रहते हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी सही मतलब मात्रा में होते हैं। और वहाँ पे जन्म दर कम होने के बहुत सारे कारण हैं। लोग ज़्यादा एज में शादी करते हैं, बच्चे लोगों को पसंद नहीं होते, मतलब
कम बच्चे चाहते हैं। वहाँ पे सामाजिक विघटन बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे डाइवोर्स के केस बहुत सारे आते हैं। तो इस वजह से जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो यहाँ पे जनसंख्या पे वृद्धि दर बहुत ही कम है, मतलब आप ना के बराबर मान लीजिए। और जो लास्ट स्टेज है वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती है, जहाँ पे जीवन स्तर बहुत अच्छा है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब आप ये समझिए कि जो हायर क्लास है, मतलब अपर क्लास है, वो ज़्यादा पाई जाती है। तो वहाँ सामाजिक संबंधों में बिखराव के कारण जो जन्म दर है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये हम लोगों ने देखी 4 अवस्थाएं। इसी को बोलते हैं जननांकीय परिवर्तन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनेंगे, या थ्योरेटिकल बनेगा और या फैक्ट पूछेगा तो आगे कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम लोग भारत के बारे में देखेंगे। भारत अभी दूसरे चरण में माना जा रहा है। यहाँ जन्म दर तो अधिक है लेकिन मृत्यु दर कम हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं तो मृत्यु दर कम हो रही है। लेकिन हम गौर करें, यहाँ पे लिखा है कि हम गौर करें तो हम पाते हैं कि भारत में अलग कुनबों, स्थान, परिस्थितियों में यह चारों अवस्था मौजूद हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं कहीं पे जो वृद्धि दर है बहुत कम है। इसीलिए तो अलग अलग ज़िलों में, जैसे यूपी के ही देख लो, तो अलग अलग ज़िलों में बहुत अलग अलग आंकड़े आते हैं ना, जो मतलब बर्थ रेट के भी और डेथ रेट, तो जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो उसके बहुत, और शिक्षा का लेवल है वो भी बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अलग अलग है। देखो, तो जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं और दलित मोहल्लों में स्पेशली रह रहे हैं, वहाँ पे जो जनसंख्या का विकास है वो ना पहली अवस्था में होता है। मतलब वहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है, और वहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है काफ़ी पाई जाएगी। और यदि हम शहरों के करीब के गांव में जाएं तो वहाँ पे लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर रहे होते हैं तो मृत्यु दर कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर पहले के ही लेवल में लगभग रहती है। तो यहाँ जनसंख्या बढ़ रही होती है। ये हो गई दूसरी अवस्था। हम यहाँ भारत के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तीसरी अवस्था जो है वो हम शहरों में पाएंगे कि जहाँ शिक्षित होने के कारण जो बर्थ रेट है वो कम होती है और जो डेथ रेट है वो भी कम हो रही है। तो ये तीसरी अवस्था है। और जो चौथी अवस्था है वो महानगरों में पाई जाती है, और जो हायर क्लास है वहाँ जीवन स्तर अधिक होने का साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक बिखराव होने के कारण जनसंख्या कम हो रही है, उस लेवल की बात हो रही है। तो ये हम लोगों ने भारत के बारे में देखा। अब हम लोग कुछ यूएन के आंकड़े देखेंगे। तो यूएन जो यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े 2017 के हैं ये, कि विश्व की जनसंख्या जो 2017 में 7.6 बिलियन थी वह 2030 में 8.6 बिलियन हो जाएगी। 2017 में 7.6 बिलियन थी तो 2030 में 8.6 और 2050 तक 9.8 बिलियन। बिलियन मतलब अरब डॉलर। तो 2050 तक जो विश्व की जनसंख्या है वो 9.8 अरब डॉलर हो, अरब डॉलर नहीं, अरब लोग। बिलियन को देख के हमेशा रुपए ही दिमाग में आते हैं। जनसंख्या में ज़्यादातर जो वृद्धि है वो विकासशील देशों में हो रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो विकसित देश है ना वहाँ पे जो वृद्धि दर है ना वो कम हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। तथा इतिहास में पहली बार 2040-50 में विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाएगी। 40-50 के जो दशक है उसमें आइडिया लगाया जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे निगेटिव बर्थ रेट हो जाएगा। अब हम लोग प्रवास के बारे में देखेंगे कि प्रवास होता क्या है। तो निश्चित समय काल में किसी देश, राज्य या क्षेत्र के बाहर जाने वाली जनसंख्या को प्रवास कहा जाता है। और जो नेट माइग्रेशन है ये होता है किसी निश्चित समय में किसी देश या क्षेत्र में आने वाले तथा उस क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों का अंतर। तथा यह जो है ना, ये बात वो किस देश का नागरिक है या किस देश में उसका जन्म हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आगे नेट माइग्रेशन का यूज होगा, इस वजह से यहाँ पे नेट माइग्रेशन की डेफिनेशन बताई गई है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है कि यदि शुद्ध प्रवास को शून्य माना जाए, मतलब जो नेट माइग्रेशन है उसको नेग्लेक्ट माना जाए, मतलब कि जो बाहर जा रहे हैं और जो अंदर आ रहे हैं वो बराबर हैं। तो 2050 में विकसित देशों की
जनसंख्या 2017 की जनसंख्या से 9% कम हो जाएगी। देखो ये आंकड़ा दिया गया है, 9% कम हो जाएगी 2050 में, यदि जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो किया जाए तो। यदि प्रवास को शून्य माना जाए, मतलब इमिग्रेंट, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड यूज किया है क्योंकि थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो इमिग्रेंट वो होते हैं जो आते हैं, आई का मतलब इन और ई का मतलब एग्जिट, ऐसे याद रखो। तो इमिग्रेंट आने वाले आई वाला, और इमिग्रेंट जो ई वाला है वो बाहर जाने वाला। यदि ये समान हो, यदि प्रवास को शून्य माना जाए, जो पहले वाला केस है वही यहाँ पे लिया गया है। तो जो 2050 है ना, तो 2050 तक विकासशील देशों की जनसंख्या 2017 से 1% अधिक होगी। देखो दो आंकड़े आपको याद रखने हैं, 2050 में 9% कम हो जाएगी विकसित देशों की और 1% बढ़ जाएगी विकासशील देशों की। अभी वैश्विक स्तर पर कुल जो प्रजनन दर है, ये आंकड़े जो दिए गए हैं ना, ये 2017 के हैं, जो ग्लोबल लेवल पे कुल प्रजनन दर है। इसको इंग्लिश में टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, शॉर्ट में TFR बोलते हैं। तो 2017 में प्रति महिला 2.5 है, मतलब ये बोलते हैं कि जो पर लेडी है वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो वो 2.5 है। टोटल ओवरऑल की बात हो रही है, डेवलप्ड और डेवलपिंग और अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सभी को लेके, ये 2050 तक पूरी दुनिया की 2.2 हो जाएगी। और एक आंकड़ा दिया गया है कि 2017 में, ये देखो ये वाली लाइन, विकसित देशों की जो प्रजनन दर है वो 1.7 है, मतलब वहाँ पे जो एवरेज पर लेडी है वो 1.7 बच्चों को जन्म दे रही है। यद्यपि विकासशील देशों में जन्म दर घट रही है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी अधिक है। यहाँ इंडिया में भी अभी कुछ समय पहले एक को चौंकाने वाले आंकड़े आए थे कि 2.1% यहाँ पे हो गई है। पता नहीं ये सही है कि नहीं। तो हम ओवरऑल यदि विकासशील देशों की देखें तो वहाँ पे घट तो रही है जन्म दर, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 2.1 से मतलब ज़्यादा है। और बोला जा रहा है कि यदि यही ट्रेंड रहा तो भविष्य में लगभग जो जनसंख्या है विश्व की 11 बिलियन तक पहुंचेगी और उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाएगी, मतलब उसके बाद ये नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे नोट में जो दिया गया इसको आपको याद रखना है कि जो यदि 2.1 TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, मतलब यदि एक महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो किसी देश की जो जनसंख्या है ना बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब फिक्स, मतलब एक लेवल जो आ गया उसी लेवल पर नहीं रहेगी, ये जनसंख्या वृद्धि दर शून्य हो जाएगा, इसको ये बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में प्रवास का महत्व इसको देखेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें प्रवास का क्या महत्व है। तो इसमें भी कई सारे आंकड़े दिए गए हैं, मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको इस टॉपिक में यही पढ़ना है। आप सही से यदि देखेंगे कि जो दिया गया है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, उसका मतलब यही है। तो जनसंख्या वृद्धि में प्रवास मतलब माइग्रेशन का महत्व क्या है। तो 1950 से विकसित देशों की जनसंख्या में धनात्मक शुद्ध प्रवास हो रहा है। तो मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया था कि धनात्मक प्रवास उसको बोलते हैं जब किसी स्थान या जगह या देश में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और वहाँ से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम होती है। पहला पॉइंट ये। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया कि 1950 से 70 तथा 2000 से 2010 में शुद्ध प्रवास 0.3 मिलियन प्रति वर्ष, मतलब मिलियन जो 10 लाख है ना उसमें 0.3 आप कर दीजिए तो 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख प्रति वर्ष से 3.1 मिलियन मतलब 31 लाख पर ईयर हो गया है। विकसित देशों का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, ऊपर भी और यहाँ पे भी। इनका कहने का मतलब ये है कि जो 1950 से 1970 के बीच में जो शुद्ध प्रवास नेट माइग्रेशन विकसित देशों में 0.3 मिलियन था, मतलब विकसित देशों में इतने लोग आ रहे थे और जा रहे थे। कब नेट की बात हो रही है ना, वो अंतर जो था वो 3 लाख था, वो 2000 से 2010 के उसमें 31 लाख हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आप समझ लीजिए 0.3 मिलियन से 3.1 मिलियन। अब 2010 से 2015 के आंकड़े के देखते हैं तो इसमें जो नेट माइग्रेशन था, शुद्ध प्रवास था, वो 3.1 मिलियन प्रति वर्ष से
2 मिलियन प्रति वर्ष, मतलब अब घट रहा है। देखो 3.3 मिलियन से घट हो गया है ना, 3.1 मिलियन से। ये 3.1 यहाँ पे दिया गया है ना 2010 में, तो 2010 में था 3.1, 2000 से 2010 के बीच का ये एवरेज लिया गया है। और ये 2010 से 15 के बीच में कितना हो गया ये 2.2 मिलियन, मतलब 22 लाख, 31 लाख से 22 लाख हो गया। अब यहाँ पे जो लाख में वैल्यू दी गई है ना, वो अपने इंडिया की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कुछ नहीं लग रहा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे आप तुलना करेंगे तो समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 1990 से विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण प्रवास रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 1990 के बाद से जो वहाँ का जो जन्म दर है ना, मृत्यु दर का जो डिफरेंस है वो लगभग कांस्टेंट हो गया। तो जो वृद्धि हो रही है वहाँ पे जनसंख्या की, वो जो वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं उन्हीं की वजह से हो रही है। तो वही लिखा है ना, प्रवास रहा है, मतलब माइग्रेशन रहा है। ये यहाँ पे प्रवास लिखा है 2090 के बाद से। अब 2020 से हम लोग देखते हैं कि जो विकसित देशों की जनसंख्या में वृद्धि का एकमात्र कारण प्रवास होगा। अभी 1990 से 2020 तक का बोल रहे हैं कि मुख्य कारण था, मतलब उस समय कुछ वहाँ पे जन्म दर भी ठीक ठाक थी जिससे बढ़ रही थी वहाँ की जनसंख्या, मतलब बहुत कम रेट में। लेकिन 2020 के बाद में अब वहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ेगी केवल माइग्रेशन की वजह से ही बढ़ेगी। वर्ष 2050 की बात हो रही है, विकसित देशों की जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माइग्रेशन जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर को कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर अधिक होगी, तो जो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मृत्यु दर ज़्यादा, मतलब वो वैल्यू ज़्यादा होगी जितने वहाँ पे जाएंगे। इससे आप समझिए, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग विकासशील देशों की बात करते हैं। यहाँ पे विकासशील देशों की जनसंख्या में आउट माइग्रेशन का प्रभाव कम ही रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि इंडिया से लाखों में लोग यूएसए, यूके और जापान अलग अलग देशों में जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनसंख्या वृद्धि में कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वही है कि आउट माइग्रेशन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आउट माइग्रेशन मतलब बाहर जाने वाले लोग। आने वाले कई दशकों में विकासशील देशों की उच्च प्रजनन दर के कारण आउट माइग्रेशन के प्रभाव को खत्म कर देगा। वही बात नीचे भी रखी है कि जब विकासशील देशों की जो प्रजनन दर है, मतलब फर्टिलिटी रेट है, वो हाई है, इसके कारण जो लोग बाहर जा रहे हैं उनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2010 से यूरोप और उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पे मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए मेन कंट्री हैं, और यूरोप तो समझते हैं आप लोग की ज़्यादातर जो देश हैं वो डेवलप्ड है। तो वहाँ माइग्रेंट्स की संख्या काफ़ी कम हो गई 2010 के बाद। जो वहाँ पे प्रवासी लोग जा रहे हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि विकासशील देश धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब विकासशील देशों में विकास हो रहा है, तो लोग अब दूसरी जगह कम जा रहे हैं, सीधी सी बात है। वर्ष 2015 से 2050 के मध्य, 15 से 50 के मध्य की बात हो रही है कि यूरोप में माइग्रेशन लेवल केवल पार्शियल कंपेंसेशन प्रदान करे, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर का अंतर काफ़ी बढ़ जाएगा। वही मैं बात कह रहा था कि जो कंपेंसेशन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अब आगे वहाँ की जनसंख्या, मतलब विकसित देशों की जनसंख्या अपने आप घटेगी। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो माइग्रेशन है वो किस वजह से होता है। तो रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप देखिए कि इंडिया से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको सही उनके हिसाब से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसा बहुत से सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में है। दूसरा है देश की आर्थिक संपन्नता और उच्च जीवन स्तर। तो बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ वो आर्थिक रूप से संपन्न है, और वहाँ पे जो लाइफ जीने का लेवल है वो अच्छा है, तो उसको देख के लोग आकर्षित होते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, जो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ओपन इकोनॉमी है, इस वजह से वहाँ पे लोग यदि ठीक ठाक मतलब स्किल्ड हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। स्वास्थ्य व अन्य सेवाएं, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप यदि लोकल लेवल में भी देखिए तो लोग गांव में रहना क्यों नहीं पसंद करते हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, बहुत सारी अन्य सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, उतनी कम्युनिकेशन के और मीडियम्स हैं बहुत कम है।
शिक्षा तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की संभावना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग एजुकेशन और बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, छोटे शहरों को छोड़ के। युद्ध व सांप्रदायिक हिंसा, ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अभी आप यूक्रेन का देख लीजिए, तो यूक्रेन से बहुत सारे लोगों का वहाँ से बाहर गए होंगे, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अफ़गानिस्तान भी है, इराक और सीरिया भी है। यहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट किए हैं दूसरे देशों में। तो ये आपका हो गया टॉपिक पूरा, मतलब, और इसी के साथ भूगोल सब्जेक्ट भी ख़त्म हो गया है। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।